हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ए ऑप्शन है मुंबई, बी है टोक्यो, सी है मनीला और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मनीला में है, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये हुआ 1966 में। ठीक है, 1966 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये फिलीपींस की राजधानी, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, डेवलपमेंट एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब हुआ, तो 1966 में। ठीक है, स्थापना हुआ 1966 में, और इसका जो मुख्यालय है ये है फिलीपींस की राजधानी, ठीक है, हेडक्वार्टर है मनीला। ठीक है, क्या है, मनीला। और ये जो मनीला है ये किसकी राजधानी है, तो फिलीपींस की। ठीक है, ये फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी। तो याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना जो है 1966 में हुआ, और हेडक्वार्टर जो है ये मनीला है। ठीक है, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए, विश्व बैंक विश्व बैंक दीर्घकालीन विश्व बैंक दीर्घकालीन विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान, ठीक है, ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, और इसका हेडक्वार्टर का है, और इसका मुख्यालय जो है, ठीक है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यानी विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, यह है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन 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 डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इतना बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में और भी फैक्ट। जैसे देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका। ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है, अमेरिका। तो वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसे देखिए, IMF 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 के वर्तमान जो प्रबंध निर्देशक, वर्तमान प्रबंध निदेशक, ठीक है, निदेशक कौन है, तो ये है बुल्गारिया। ठीक है, कौन है, तो देखिए, IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक यह है बुल्गारिया के क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो याद रखना है कि IMF के वर्तमान निदेशक हैं बुल्गारिया के क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना संधि कब की गई थी। व्हेन वॉज पूना पैक्ट साइंड। ए ऑप्शन है 1932, बी है 1937, सी है 1919 और डी है
नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1932, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो याद रखना है 1932 में पूना समझौता जो है, पूना समझौता के तहत, ठीक है, ये किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो है पूना समझौता 1932 में हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए कि अंबेडकर अंबेडकर जी जो है ये हरिजनों को, अंबेडकर जी जो है हरिजनों को अलग संप्रदाय अलग संप्रदाय अलग सांप्रदायिक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन अलग सांप्रदायिक निर्वाचन निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण, ठीक है, हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। तो 1932 में, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। उसके बाद देखिए कि 1900 पूना पैक्ट जो है ये पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में, ठीक है, सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। ठीक है, संपन्न हुआ था। तो याद रखना है पूना पैक्ट जो है ये पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। ठीक है, देखिए यह माना जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दबाव में आकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ये ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, बी है हेरोल्ड विल्सन, सी है मैकमिलन और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो क्लीमेट एटली। ठीक है, कौन थे? तो इस समय जो है क्लीमेट एटली, ठीक है, एटली। ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए 1946 के चुनाव में 1946 के चुनाव में लेबर पार्टी को 1946 के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, लेबर पार्टी को क्या हुआ? विजय प्राप्त। ठीक है, और जो है क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इस समय जो है क्लीमेट एटली ये क्या हुआ? तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, देखिए इसके पूर्व जो है कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो इसके पूर्व जो है प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो याद रखना है कि क्लीमेट इटली के पूर्व जो है कौन थे प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। उसके बाद देखिए कि सिपाही विद्रोह
सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह 1857 में, सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है, सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, पामस्टर्न लिबरल थे, ठीक है, पामस्टर्न लिबरल कौन थे? पामस्टर्न लिबरल थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमजे, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल तमस? ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है बलराज साहनी, सी है अमृता प्रीतम और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो तमस उपन्यास के जो लेखक हैं यह है भीष्म। कौन है? भीष्म साहनी, ठीक है। कौन है? भीष्म साहनी। तो याद रखना है तमस उपन्यास के लेखक जो है ये कौन है? भीष्म साहनी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे लेखक या लेखिका और पुस्तक। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए गोदान, क्या है? गोदान। तो इसके जो है राइटर कौन है? तो ये है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। गोदान इसके लेखक है प्रेमचंद। उसके बाद है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास। तो इसके राइटर कौन है? तो ये है अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। कागज ते कैनवास इसके जो राइटर है ये है अमृता प्रीतम। उसके बाद है गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है जयदेव। गीत गोविंद इसके राइटर है जयदेव, ठीक है। गीत गोविंद इसके है राइटर है जयदेव। उसके बाद देखिए काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। उसके बाद देखिए एक है मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक है R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण, ठीक है, R.K. नारायण। तो याद रखना है गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर, मालगुडी डेज के लेखक है R.K. नारायण, ठीक है। और गोदान के लेखक है प्रेमचंद। कागज ते कैनवास इसके लेखक है अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम। और देखिए एक है लाइफ डिवाइन। क्या है? लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन इसके लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के जो राइटर है ये है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन इसके राइटर है अरविंद घोष। उसके बाद देखिए तमस। क्या है?
तमस, यह एक उपन्यास है। तमस क्या है? तो एक उपन्यास। तो तमस उपन्यास, इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं भीष्म भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिषीय क्षेत्र में राशियों की कुल संख्या क्या है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ज्योतिष साइंस इन द एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड? ए ऑप्शन है 14, बी है 10, सी है 12 और डी है नन ऑफ दीज। तो ज्योतिषीय क्षेत्र में जो है, ज्योतिषीय क्षेत्र में ज्योतिषीय क्षेत्र में राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी 12। ठीक है, तो कितने राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, राशियों की कुल संख्या 12 है। और नक्षत्रों की कुल संख्या, ठीक है, नक्षत्रों की कुल संख्या, नक्षत्रों की कुल संख्या, ठीक है, नक्षत्रों की कुल संख्या पूछे तो कितना होगा? 27, 27। तो याद रखना है कि ज्योतिषीय क्षेत्र में राशियों की कुल संख्या है 12, राशियों की कुल संख्या 12 है। और वहीं नक्षत्रों की कुल संख्या कितना है? 27 है। कितना है? 27। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए कहता है कि नक्षत्र जो है, नक्षत्र ये जो है, देखिए नक्षत्र समूह को राशियां, नक्षत्र समूह को राशियां कही जाती हैं। नक्षत्र समूह को राशियां कही जाती हैं। और देखिए कि पृथ्वी जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजरती हैं उसे नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि नक्षत्र समूह को राशियां कही जाती हैं और पृथ्वी जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या, तो वर्तमान में जो है कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 है। ठीक है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, 8 है। अब चलिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो है इनका क्रम देखते हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो सन है। तो सन के बाद क्या होता है? तो बुध। क्या होता है? बुध। तो सन के बाद होता है बुध, बुध के बाद होता है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र के बाद क्या होता है? शुक्र के बाद होता है पृथ्वी। ठीक है, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद क्या होता है? पृथ्वी के बाद होता है मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, पृथ्वी के बाद क्या होता है? मंगल। और मंगल के बाद क्या होता है? तो देखिए मंगल के बाद होता है मंगल के बाद होता है बृहस्पति। ठीक है, मंगल के बाद क्या होता है? बृहस्पति मंगल के बाद बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद होता है शनि। बृहस्पति के बाद क्या होता है? शनि। ठीक है, बृहस्पति के बाद होता है शनि। शनि के बाद होता है अरुण। शनि के बाद क्या होता है? अरुण। शनि के बाद अरुण। और अरुण के बाद क्या होता है? तो वरुण होता है, वरुण। ठीक है, तो याद रखना है सूर्य के। ठीक है, तो वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है और सूर्य से दूरी के अनुसार, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य के बाद होता है बुध। क्या होता है? बुध। बुध के बाद क्या होता है? तो बुध के बाद होता है शुक्र। ठीक है, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण, लास्ट में होता है वरुण। कुल कितने ग्रह हो जाते हैं? 8 ग्रह। तो याद रखना है वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है और सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है। जैसे बुध हुआ,
ठीक है, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और लास्ट में क्या होता है? तो लास्ट में होता है वरुण। लास्ट में क्या होता है? वरुण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पृथ्वी का सबसे निकट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। और देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? तो शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? शुक्र। तो देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी का सबसे, यहाँ पे पृथ्वी है तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह क्या है? शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह क्या है? तो शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। उसके बाद देखिए कि वर्तमान में शनि ग्रह, वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रहों, शनि ग्रह के उपग्रहों, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक कितना है? 145। तो याद रखना है वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। और कितना है? तो 145, 145। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? यूएन, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द सेक्रेटरी काउंसिल? तो ए ऑप्शन है 5, बी है 7, सी है 8 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 5 यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? तो 5 यानी ए ऑप्शन होगा। तो याद रखना है कि सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी देश हैं। ठीक है, कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। अब देखिए कौन कौन से देश हैं। तो जैसे देखिए अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद क्या है? अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, चीन है। उसके बाद चीन है, रूस, ठीक है, चीन, रूस और इंग्लैंड, ठीक है, रूस और इंग्लैंड। ठीक है, तो याद रखना है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, इन 5 अस्थायी सदस्य देश में जैसे हो गया अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, चीन, रूस और क्या है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। ठीक है, तो याद रखना है ये 5 देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि 10 जो है अस्थाई देश हैं। ठीक है, 10 जो है ये अस्थाई सदस्य देश हैं। ठीक है, जिसका चुनाव, ठीक है, जिसका चुनाव महासभा, जिसका चुनाव महासभा के द्वारा, ठीक है, जिसका चुनाव महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष, ठीक है, 2-2 वर्ष के, ठीक है, 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो याद रखना है कि 10 अस्थाई सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। और इसका जो चुनाव है ये महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के दौरान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास, वीटो का, ठीक है, वीटो का अधिकार होता है। वीटो का अधिकार होता है। क्या होता है? वीटो का अधिकार होता है। तो याद रखना है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास क्या होता है? वीटो का अधिकार होता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। उसके बाद देखिए कि भारत 8वीं बार
8वीं बार सुरक्षा परिषद, भारत 8वीं बार सुरक्षा सुरक्षा परिषद का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो याद रखना है, भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, जिसका कार्यकाल, ठीक है, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक था। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? व्हाट इज कल्टिवेटेड इन द हिली एरियाज ऑफ नीलगिरी? ए ऑप्शन है इलायची, बी ऑप्शन है रबर, सी ऑप्शन है नारियल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। किसकी? कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी की खेती की जाती है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा नामक जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। तो याद रखना है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और जहाँ टोडा नामक जनजाति क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। और देखिए यहाँ चाय की खेती भी होती है। ठीक है, यहाँ पे चाय की खेती भी होती है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है दोदा बेटा। ठीक है, और इसकी जो है ये है 2637 मीटर। ठीक है, ऊंची कितना है? तो 2637 मीटर है। ठीक है, तो याद रखना है नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है कितना है? तो 2637 मीटर। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए प्रमुख पर्यटन स्थल ऊटी। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर क्या है, अवस्थित है। देखिए भारत में छोटी इलायची जो है, छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती, ठीक है, सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये केरल में, सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। ठीक है, तो याद रखना है भारत में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? केरल राज्य में होती है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए कि पटना उच्च न्यायालय
इसकी स्थापना जो है, पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है कब किया गया? तो 1916 में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1916 में। उसके बाद देखिए कि पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना, ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना जो है 1917 में, ठीक है, 1917 में किया गया। तो याद रखना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया, वहीं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया। तो पटना उच्च न्यायालय स्थापना 1916, और देखिए पटना विश्वविद्यालय, पटना उच्च न्यायालय 1916, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, एक साल बाद यानी 1917 में किया गया। कब किया गया? 1917 में जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि बिहार, देखिए बिहार मानवाधिकार, बिहार मानवाधिकार, बिहार मानवाधिकार, बिहार मानवाधिकार आयोग, ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग पटना, ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग पटना, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2000 में। कब? 2000। उसके बाद देखिए बिहार राज्य, बिहार राज्य, बिहार राज्य पुरातात्विक, बिहार राज्य पुरातात्विक संघ, बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना, ठीक है, तो बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना, इसकी स्थापना 1936 में किया गया। ठीक है, कब? 1936 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वैशाली, वैशाली संघ, ठीक है, वैशाली संघ जो कहाँ है? वैशाली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में, ठीक है, 1945। उसके बाद है बिहार, बिहार राष्ट्रभाषा, बिहार राष्ट्रभाषा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ ये 1950 में। कब? 1950। उसके बाद है काशी प्रसाद, काशी प्रसाद, काशी प्रसाद, काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, इसकी जो है स्थापना ये भी 1950 में। ठीक है, कब? 1950 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि बिहार में, बिहार में, बिहार में, बिहार में प्रखंडों की संख्या, बिहार में प्रखंडों की संख्या, बिहार में प्रखंडों की संख्या, तो बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? 534। बिहार में कुल प्रखंड कितने हैं? 534। देखिए बिहार में प्रमंडल, बिहार में प्रमंडल की संख्या, बिहार में प्रमंडल की संख्या, तो बिहार में जो कुल प्रमंडल है ये कितना है? 9 है। बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? 9। बिहार में अनुमंडल, बिहार में अनुमंडल की संख्या, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? 101। बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9, बिहार में अनुमंडल की संख्या 101। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में गांवों की संख्या, बिहार में गांवों की संख्या, बिहार में गांवों की संख्या, तो बिहार में गांवों की संख्या कितना है? 45,103। बिहार में गांवों की संख्या 45,103। बिहार में पुलिस जिला, बिहार में पुलिस जिला, तो बिहार में पुलिस जिला इसकी संख्या है टोटल 40। बिहार में पुलिस जिला ये है 40। बिहार में पुलिस स्टेशन, बिहार में पुलिस स्टेशन, बिहार में पुलिस स्टेशन, तो बिहार में पुलिस स्टेशन कितना है? 1064। ठीक है, बिहार में पुलिस स्टेशन कितना है? 1064। बिहार में पुलिस स्टेशन 1064 है, 1064 है। ठीक है, और देखिए बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी,
बिहार की बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, बिहार की सबसे ऊंची, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? तो कैमूर की पहाड़ी। क्या है? कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं बिहार से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, बिहार। तो देखिए बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना। और देखिए बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के उत्तर में जो है क्या है? तो बिहार के उत्तर में है नेपाल। ठीक है, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में है झारखंड। ठीक है, दक्षिण में है झारखंड। ठीक है, दक्षिण में है झारखंड। पूर्व में है क्या है? तो देखिए बिहार के पूर्व में, बिहार के ईस्ट में जो है, बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए बिहार के पश्चिम में क्या है? वेस्ट में क्या है? तो बिहार के पश्चिम में है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, तो जनसंख्या है, बिहार का जनसंख्या कितना है? 10.40 करोड़। ठीक है, कितना है? 10.40 करोड़। उसके बाद देखिए पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जनसंख्या है 5.42 करोड़। ठीक है, 5.42 करोड़। तो पुरुष जनसंख्या है 5.42 करोड़। महिला जनसंख्या, महिला जनसंख्या, वही महिला जनसंख्या है, महिला जनसंख्या है 4.98 करोड़। 4.98 करोड़। ठीक है, 4.98 करोड़। तो याद रखना है कि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 10.40 करोड़। पुरुष की जो जनसंख्या है 5.42 करोड़ और महिला की है 4.98 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर। ठीक है, कुल साक्षरता दर, तो कुल साक्षरता दर है 61.8%। ठीक है, 61.8%। ठीक है, और उसके बाद देखिए पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। ठीक है, 71.2%। ठीक है, वहीं महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर है 51.5%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता दर है 71.2 और महिला साक्षरता दर है 51.5 और कुल साक्षरता दर है 61.8%। ठीक है, और लिंगानुपात 900, लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात है 918। ठीक है, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, और देखिए जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए विभाजन। ठीक है, बिहार विभाजन, तो विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2000 को, 31 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, राजभाषा क्या है? तो राजभाषा, राजभाषा है हिंदी। राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा हिंदी है। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय है पटना, उच्च न्यायालय है पटना। ठीक है, उच्च न्यायालय
क्या है, तो पटना है। प्रमंडल तो अभी बताएं, प्रमंडल कितना है, प्रमंडल है 9। ठीक है, प्रमंडल कितना है, 9 है। उसके बाद देखिए जिला, ठीक है, जिला कितना है, तो जिलों की संख्या है 38, टोटल जिला है 38। उसके बाद देखिए विधानमंडल, विधानमंडल, तो विधानमंडल है द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, विधानमंडल है द्विसदनात्मक। और विधानसभा सदस्यों, विधानसभा, ठीक है, विधान विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कितना है, 243 विधानसभा सीट है, 243। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है विधान, देखिए उसके बाद है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद सीट जो है कितना है, तो विधान परिषद ये है 75, विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75। ठीक है, वहीं देखिए लोकसभा, लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, तो लोकसभा सीट है कितना, तो यहाँ पे लोकसभा सीट है 40, लोकसभा सीट कितना है, 40 है। और राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट की यदि बात करें तो राज्यसभा सीट है 16, राज्यसभा सीट है 16। ठीक है, राज्यसभा सीट है 16। ठीक है, कितना है, 16 है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।